बिहार में हो रही 1,70,461 पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से करना है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर पहले भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लेकिन बीपीएससी लगातार नियमावली में संशोधन कर रहा है और विभिन्न फील्ड्स में क्या कुछ भरना है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ट्विटर के माध्यम से लगातार उनके द्वारा सूचना दी जा रही है। इसलिए एक अपडेटेड वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना है। ठीक है, वेबसाइट देख लीजिए bpsc.bih.nic.in। उसके बाद से आप यहां पर लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहां पर एक लिंक आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो यहां पर एक लिंक दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको फिर से एक लिंक दिया गया है, देखिए बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी लिंक पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए पॉपअप मैसेज जनरेट होगा और आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इस नए विंडो में आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। चूंकि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए देखिए एक लिंक दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल पूछी गई है, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, इसके अलावा अभ्यर्थी के फादर का नाम, अभ्यर्थी की मदर का नाम। उसके बाद से आपको अपना आईडी प्रूफ के लिए सेलेक्ट करना है। यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं, पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार से ही आगे प्रोसीड होइएगा, क्योंकि जैसे ही आप पैन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो एक पॉपअप मैसेज जनरेट करके आपको बोला जाता है कि आपको पर पोस्ट 200 रुपये अतिरिक्त पेमेंट करना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस के भी कंडीशन में आपको 200 रुपया पर पोस्ट अतिरिक्त पेमेंट करना होगा। चूंकि बायोमेट्रिक डिटेल लिया जाएगा इसलिए आपको 200 रुपया अतिरिक्त पेमेंट करना होगा, और चूंकि आधार में आपका बायोमेट्रिक डिटेल पहले से अटैच है इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार नंबर से ही आप आगे प्रोसीड होइएगा। ठीक है, आधार नंबर यहां पर देखिए, आधार नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है 12 डिजिट का। उसके बाद से यहां पर अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ, यानी कि जो आपका आधार होगा उसे आपको अपलोड करना होगा। आपको अपने आधार को इस प्रकार से स्कैन करना है जो कि एक ही पेज पर उसका फ्रंट साइड और बैक साइड भी आ जाए। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्रंट साइड हो गया तो इसके जस्ट नीचे आप इसका बैक साइड यहां पर स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पीडीएफ बनाना है और ध्यान ये देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा वो पीडीएफ में होगा, जिसकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत का निवासी होना अनिवार्य है, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं। सबसे पहले आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहां पर देना है। यहां पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, यहां पर इशू डेट लिखेंगे और उसके बाद से आपका परमानेंट रेजिडेंट पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद से यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे, या अगर नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो फिर आपको नो पर क्लिक करना होगा, और उस कंडीशन में आपसे बिहार के निवासी होने का यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बिहार के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना है। और जैसे ही आप बिहार के बाहर को सेलेक्ट करते हैं यानी कि नो करते हैं तो उस कंडीशन में चूंकि आपको रिजर्वेशन का लाभ तो मिलेगा नहीं, आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे, इसलिए ये आपका ऑटोमेटिक रिजर्व कैटेगरी में नो दिखाएगा। ठीक है, इसको आप यस नहीं कर सकते क्योंकि यस उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कि बिहार के निवासी हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। और उसके बाद से आप इसमें से कोई भी विकल्प नहीं चुन सकते। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन फिर भी ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने बिहार के बाहर का निवासी चुना है जो कि आरक्षण के लिए लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है, इस वजह से ये सभी आपके लिए हाईलाइट नहीं होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब नीचे पूछा गया है मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप मैरिड हैं तो आप सेलेक्ट करिएगा, अथवा अनमैरिड हैं तो आपको अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से पूछा जा रहा है जेंडर, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैं मेल को सेलेक्ट करता हूं। अब आगे पूछा जा रहा है कि आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता या फिर पोती हैं, तो अगर हैं तो यस पर क्लिक करिएगा अथवा नो पर
आपको रहने देना है। और अगर और आपसे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप किसी विकलांग कोटे से आते हैं, तो आते हैं तो यस करिएगा, अथवा की कंडीशन में नो ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो इसमें से कोई भी विकल्प आपको चुनना होगा। ठीक है, यस के कंडीशन में आपको इनमें से कोई भी विकल्प को चुनना होगा और आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा और चिकित्सा महाविद्यालय एवं विद्यालय स्तर का जो सर्टिफिकेट है वो सब भी अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप हैं तो यस करिएगा, अथवा की कंडीशन में आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी में नो रखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से नीचे जब आप जाएंगे तो यहां पर पूछा जा रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी पहले से आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में काम कर चुके हैं। अगर हैं तो यस करिएगा, अथवा की कंडीशन में आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यानी पहले से अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत तो आपको यस करना है। और चूंकि आप बाहर के निवासी हैं तो आप बिहार के नियोजित शिक्षक तो होंगे नहीं, तो आपको यहां पर नो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपसे वहां का डेजिग्नेशन, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जाएंगे, ऑफिस और ये सभी डिटेल आपको भरने हैं। ठीक है, तो अगर आप बाहर के निवासी हैं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद से देखिए अपनी प्रशैक्षिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। यहां पर 3 विकल्प आपको दिया गया है लेकिन चुनना एक ही है। देखिए अगर आप बीएड, बीटीसी, जेबीटी, ईटीटी कुछ भी कोर्स किए हुए हैं तो आपको पहला वाला विकल्प केवल चुनना होगा। और अगर आप केवल कंप्यूटर विज्ञान के विषय जो प्रशैक्षिक योग्यता बीएड आदि धारक नहीं है, कक्षा 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर विज्ञान के लिए, और अगर आप बीएड नहीं है तो आपको ये वाला विकल्प चुनना है। और अगर आप यहाँ पर देखिए बीएड धारक नहीं है और कक्षा 11-12 के संगीत विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वाला विषय चुनना होगा। तो ये केवल उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि विशेष तौर पर कंप्यूटर विज्ञान और संगीत विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल बीएड, बीटीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ये वाला विकल्प ही चुनना होगा। ठीक है, पहला वाला विकल्प मैंने चुन दिया। यहां पर देखिए रेडियो बटन को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, बीएड, बीटीसी वाला। उसके बाद से नीचे वाले विकल्प में जब आप जाएंगे तो यहां पर दिया गया है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। अब देखिए पहला वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जो कि सीटेट या फिर बिहार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की गई बीटीईटी प्राइमरी लेवल का पास किए हैं। और दूसरा वाला जो विकल्प दिया गया है केवल दक्षता परीक्षा, तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप मैसेज जनरेट होता है। इसमें यह बताया गया है कि आपका जो दक्षता परीक्षा है, ध्यान से देखिएगा, वह कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 कौन सा आपने पास किया है वो आपको यहां पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालना है। तो चूंकि ये वाली जो है दक्षता परीक्षा, वहां पर देखिए क्या लिखा गया है, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यानी कि 2012 से पहले आप बिहार में नियुक्त हैं एज ए टीचर, तब आपको ये वाला दक्षता वाला विकल्प को चुनना है। अगर आप नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको पात्रता या फिर दक्षता परीक्षा को ही चुनना है, पहला वाला विकल्प। देखिए अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको पहला वाला विकल्प ही चुनना है, पात्रता परीक्षा, जिसे आप सीटेट के आधार पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 विकल्प खुल करके आ जाएगा। देखिए 3 विकल्प में पहला विकल्प दिया गया है आपको प्राइमरी लेवल के लिए सीटेट और बिहार राज्य सरकार का बीटीटी अनिवार्य मांगा गया है। तो यहां पर अगर आप सीटेट हैं तो सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपको ये वाला विकल्प को चुन देना है। ठीक है, फिर ओके पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से देखिए यहां पर 3 विकल्प हाईलाइट हुआ है। पहला तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया क्योंकि हम सीटेट पास हैं। दूसरा विकल्प पूछा जा रहा है बिहार एसटीईटी पेपर, तो एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कराया जाता है। वर्ष 2019 में अंतिम बार आयोजित किया गया था। और ये किसके लिए होता है? ये उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 के 12 शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख भी सकते हैं माध्यमिक यानी 9 से 10 के शिक्षक और उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं। और बिहार का एसटीईटी पेपर 2 और पेपर 1 अगर आप पास हैं तभी इसको आप टिक करेंगे, अथवा के कंडीशन में नहीं करेंगे। बिहार से बाहर के अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, इस चेकबॉक्स को टिक नहीं करना है। ठीक है, आप केवल सीटेट पास होंगे तो केवल आपके लिए यही वाला है। देखिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। ठीक है, चलिए, और अगर आप बिहार राज्य से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो आपके पास अगर ये वाला एसटीईटी क्वालिफाई है तो आप इनको और इनको टिक कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए हमने सीटेट को क्वालिफाई ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो उसके अनुसार हमसे यहां पर सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगा जा रहा है। अब सर्टिफिकेट नंबर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिस पर बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि यहां पर आपको NA फिल कर देना है। NA का मतलब क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल,
यानी कि जो आपका डिजी लॉकर में सीटेट का सर्टिफिकेट इशू किया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उस पर कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा गया है, इसलिए आप NA लिख करके आगे बढ़ेंगे और इशू डेट में आपके सर्टिफिकेट पर एक डेट लिखी गई है, उसे लिख करके आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई एक अभ्यर्थी मार्कशीट, जो कि सीबीएसई बोर्ड डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग इशू करता है, तो मार्कशीट पर आपका सीरियल नंबर लिखा रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहां पर सीरियल नंबर लिख करके और इशू डेट लिख करके आवेदन कर दिया, तो क्या उनका गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ये डॉक्यूमेंट इस वजह से मांगे जाते हैं ताकि जब आपका चयन हो जाए तो आप को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं अथवा नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी डिटेल आपने फिल किया है, वो डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल तौर पर प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आप ही वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। तो यहां पर अगर किसी अभ्यर्थी ने मार्कशीट का सीरियल नंबर भी डाल करके और इशू डेट डाल करके अपलोड कर दिया है मार्कशीट को, तो भी उनका गलत नहीं है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने यह बोला है कि चूंकि सर्टिफिकेट पर कोई भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है, तो यहां पर आप NA लिख करके और इशू डेट जो कि आपके सर्टिफिकेट पर होगा, जो सीबीएसई बोर्ड डिजी लॉकर में इशू की है सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट पर इशू डेट होता है, वो डेट आप यहां पर मेंशन करेंगे। और अपलोड PDF, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये कंफ्यूजन है कि मार्कशीट अपलोड करें या फिर आप अपना एक तरीके से सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कहा गया है कि आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। और पहले अगर आपने आवेदन कर दिया है और मार्कशीट अपलोड किया है तो भी आपका गलत नहीं है। आप बिल्कुल भी इसको लेकर के मन में संशय मत रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट आप आवेदन करने के बाद जब आपका चयन हो जाएगा उस समय आप प्रोड्यूस कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, तो सबसे पहले आपको यहां पर सर्टिफिकेट नंबर में NA लिख देना है और इशू डेट यहां पर फिल करके अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। और अगर आप सीटेट जुलाई 2023 जिसकी परीक्षा अगस्त के 20 तारीख को होने जा रही है, उसके आधार पर इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपके लिए एक चेक बॉक्स दिया गया है और लिखा गया है कि मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं स्वघोषणा करता हूं। अगर आप 20 अगस्त को होने वाली सीटेट 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इस पर आप टिक करेंगे और इसके बाद से आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बल्कि यहां पर आ जाएगा आपको अपना एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करना है। तो चूंकि आपके पास अभी एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो जो आपका फाइनल प्रिंट आउट के लिए आपने एप्लीकेशन निकाला होगा, जो आप आवेदन किए होंगे सीटेट में, तो जो फाइनल सबमिट करने के बाद से फॉर्म आता है, उस फॉर्म को PDF में 100 KB में कन्वर्ट करके आपको उसका PDF यहां पर अपलोड कर देना होगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा नहीं, तो आप सीधे NA लिखेंगे। उसके बाद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ, डेट और ईयर को। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद से यहां पर एक और चेक बॉक्स जनरेट होगा, आप ध्यानपूर्वक भरिएगा क्योंकि ये थोड़ा वेबसाइट स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से अगला जो स्टेप है वो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। तो सबसे पहले आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे, जो आपने ऊपर B.Ed BTC सेलेक्ट किया था उसी के अनुसार, और जो सीटेट आपने सेलेक्ट किया था उसी के अनुसार आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो खुलेगा। जैसे हमने सीटेट केवल चुना था, चूंकि 3 प्रकार की वैकेंसी है, पहला प्राइमरी, दूसरा माध्यमिक और तीसरा उच्च माध्यमिक, तो सीटेट जो है वो केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। तो यहां पर ऑप्शन देखिए क्लास 1 से 5 वाला ही केवल हमारा हाईलाइट हो रहा है। अगर आप STET पेपर 1 और STET पेपर 2 वाले को भी सिलेक्ट करते हैं, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए है, तो यहां पर कक्षा 9, 10 और कक्षा 11, 12 वाला ऑप्शन भी हाईलाइट होता है, जिसे आपको यहां पर टिक करना होता है। लेकिन जो आपने चुना है उसी के अनुसार आपका खुलेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पर मैं इसको टिक कर देता हूं। अब कई विकल्प हमारे पास आते हैं कि कक्षा 1 से 5 के टीचर बनने के लिए आपकी कौन सी योग्यता है, तो इस पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक देखिए यहां पर आपका सब्जेक्ट चुनने के लिए ऑप्शन आ जाता है, सब्जेक्ट चुनने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहां पर सब्जेक्ट वाले यहां पर ड्रॉप डाउन मेनू को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर 3 विकल्प आपको मिलेंगे, पहला उर्दू, दूसरा बांग्ला और तीसरा सामान्य। अगर आप उर्दू और बांग्ला में अगर पढ़ाई किए हुए हैं, आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में अगर ये सभी है और आप मिनिमम योग्यता रखते हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप इसके शिक्षक बनना चाहते हैं और योग्यता रखते हैं तभी आप इसको सेलेक्ट करिएगा, अन्यथा के कंडीशन में आपको सामान्य ही रखना है। सामान्य यानी कि जो नॉर्मल टीचर होंगे कक्षा 1 से 5 के, ठीक है। उर्दू और बांग्ला की एलिजिबिलिटी अलग है, जिसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करने के बाद ही चुनेंगे, ठीक है। और अगर आप वो दोनों चुनते हैं तो आप उसी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। सामान्य चुनते हैं तो सामान्य वाले टीचर के लिए ही एलिजिबल होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो आपसे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो वो आपको फिल करना होगा।
उसके बाद से यहाँ पर देखिए आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको एक्वायर करते हैं, तो यस करेंगे तभी आप फॉर्म को प्रोसीड कर पाएंगे। अगर नो करेंगे तो आप फॉर्म को आगे फिल नहीं कर पाएंगे, यानी आप योग्यता रखते हैं तभी तो आवेदन कर रहे हैं, तो यस पर बाय डिफॉल्ट रहेगा और इसी पर आपको छोड़ देना है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर मेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी, जो मेल आईडी यहाँ पर डालेंगे वही मेल आईडी यहाँ पर डाल करके आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आप उस मेल आईडी को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल करके आप गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाला है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर ये वाला जो कैप्चा दिख रहा है इस वाले कैप्चे को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद से आपके सामने एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, जिसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जाएगा, ये आपका यूजर नेम बताया जाएगा और ये आपका पासवर्ड बताया जाएगा। तो इसे आप विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक रख लीजिएगा क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे और आगे जब भी आपका चयन होगा तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप इसको कहीं पर भी सेफ जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद से फिर से आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना है। फिर से आपको इसी लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से एक नया वेब पेज फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें जो ये वाला लिंक दिया गया है इसी लिंक पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए बोला जाएगा और आपके सामने लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो आपको पॉपअप मैसेज जनरेट हुआ था और आपके मोबाइल नंबर पर भी भेजा गया है आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड, उसको डालते हुए यहाँ पर ये वाला जो कैप्चा है इस पर फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। इस डैशबोर्ड में आपने जो भी डिटेल भरी है सब कुछ डिटेल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से शो होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर एक लिंक दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, नीचे आप देख पा रहे एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर आपका यहाँ पर टाइमर चल रहा है और इस इतने टाइम के बाद से ऑटोमेटिक आपका जो फॉर्म है वो लॉग आउट हो जाएगा या फिर साइन आउट हो जाएगा या फिर सेशन एक्सपायर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बार बार दिक्कत होगा। तो आपको विशेष तौर पर इस समय को ध्यान में रखते हुए ही इसके अंदर ही अपने फॉर्म को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे नीचे चलते हैं। जो पहला पेज आपके सामने ओपन होगा उसमें कुछ विशेष आपको नहीं भरना है। ठीक है, तो सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट का बटन। इस नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला फॉर्म का स्टेप खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर जब आप जाएंगे तो कुछ डिटेल पहले से भरी हुई हैं। अब हमसे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पूछा जा रहा है कि देखिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद हेतु नियुक्त के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है वो आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे, तो आप अपनी योग्यता के हिसाब से आप इसमें भरेंगे। जैसे कि अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% के साथ आप डीएलएड कोर्स किए हैं तो पहला वाला विकल्प को चुनेंगे। अगर आपका 45% के साथ इंटरमीडिएट है और डीएलएड किया है तो आप दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे। इसके अलावा अगर आप 50% अंकों के साथ इंटर के साथ बीएलएड कोर्स किया है तो ये वाला विकल्प चुनेंगे। अगर 50% अंकों के साथ इंटर के अलावा आपने विशेष शिक्षा में डीएलएड कोर्स किया है तो ये वाला विकल्प चुनेंगे। अगर स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा किया है तो ये वाला विकल्प चुनेंगे। उत्तर प्रदेश से डीएलएड जितने भी अभ्यर्थी हैं आपको यही वाला विकल्प चुनना है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो ये उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को चुनना है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो विकल्प है वो उन अभ्यर्थियों को चुना है जिनका 50% के साथ स्नातक है और शिक्षा में स्नातक है यानी बीएड वो कर रखे हैं या फिर विशेष बीएड कर रखे हैं, तो उनको ये वाला विकल्प चुनना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो बीएड वाले ये वाला विकल्प चुनेंगे। उसके नीचे वाला जो है वो 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीए और एमएड कोर्स। अब देखिए 50
50% स्नातकोत्तर का मतलब कि पीजी की बात की जा रही है। अगर आपका पीजी हो और 3 वर्षीय एकीकृत कोर्स अगर आपने कर रखा है तो ये वाला विकल्प आप चुनेंगे। और अंतिम वाला विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटर में 50% है, साथ ही साथ उन्होंने बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो किया है, तो आपको चुनना होगा। तो आप अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने ग्रेजुएशन चुना तो यहां पर अब आपसे ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाएगा। तो यहां पर ग्रेजुएशन का स्ट्रीम आप लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, इंस्टीट्यूट में आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, इसके अलावा बोर्ड का नाम लिखेंगे यहां पर, इसके अलावा मार्क्स कितना था आपका और फुल मार्क्स कितना है वो लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज आपको लिख देना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से आपको यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट, देखिए साफ साफ लिखा गया है कि आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो तो अपलोड कर देंगे, और जिनका कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो अभ्यर्थी अपने फाइनल ईयर का या फिर फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट मिल चुका है अगर, तो उसे अपलोड कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट भी ओरिजिनल में नहीं मिला है तो इंटरनेट से प्राप्त जो फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट है वो आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को भी इशू कर सकते हैं। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो फिजिकल तौर पर आपके पास होना चाहिए जब आपकी काउंसलिंग होगी। इतना ही इसका मतलब होता है जेन्युइन कैंडिडेट समझने के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी रोल नहीं है। आपने बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न होता है कि मैंने सर्टिफिकेट की जगह बाय मिस्टेक मार्कशीट अपलोड कर दिया तो क्या गलत हो गया? नहीं गलत है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि इसके मार्क्स तो जोड़े नहीं जा रहे हैं। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन मन से निकाल दीजिए। ठीक है, जो भी आप डिटेल डालेंगे वो आपके पास फिजिकल तौर पर होना चाहिए जब आपका काउंसलिंग होगा। जैसे इंटरनेट वाला रिजल्ट आप दे रहे हैं तो इंटरनेट वाले रिजल्ट को आप प्रिंट आउट करा करके काउंसलिंग में ले जा सकते हैं कि उस समय मेरे पास ओरिजिनल नहीं था इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से देखिए, चूंकि हमने इंटर के साथ डीएलएड को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको डीएलएड के डिटेल भरने हैं। सब्जेक्ट में पासिंग ईयर यहाँ पर भरना है, इंस्टीट्यूट यहाँ पर भरना है, बोर्ड नेम यहाँ पर भरना है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना मार्क्स भर देंगे, यहाँ पर अपना फुल मार्क्स और यहाँ पर अपना परसेंटेज भर देंगे। तो अब मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी यहाँ पर ग्रेजुएशन में बीएससी किया है तो स्ट्रीम में वो क्या डाल सकता है? स्ट्रीम में वो साइंस डाल सकता है या फिर बीएससी भी लिख सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बीए किए हैं तो आर्ट्स डाल सकते हैं या फिर बीए लिख सकते हैं। अगर आपने बीकॉम किया है तो कॉमर्स डाल सकते हैं या फिर आप अपना वहां पर बीकॉम लिख सकते हैं। उसके बाद से यहां पर देखिए आपसे डीएलएड के यहां पर पूछा जा रहा है तो डीएलएड का आप यहां पर स्ट्रीम लिखेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम पूछा जा रहा है तो यहां पर या तो आप केवल डीएलएड लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर डीएलएड ऑल सब्जेक्ट लिख कर भी आप सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि डीएलएड में जितने सब्जेक्ट होते हैं आप सभी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिख सकते, तो डीएलएड ऑल सब्जेक्ट लिख करके आप छोड़ देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से पासिंग ईयर आप अपना सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर ध्यान से देखिएगा, आपके फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है उस पर मेंशन होता है। और अगर आपका फाइनल ओरिजिनल नहीं मिला है तो जिस वर्ष में आपका रिजल्ट घोषित हुआ था उस वर्ष को आपको यहां पर डालना है। जैसे मान लीजिए 18 बैच की मैं बात करूं तो उनका प्रशिक्षण 2020 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो 2021 में जारी हुआ था, तो इनका पासिंग ईयर 2021 होगा, ना कि 2020। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। उसके अलावा आप किस इंस्टीट्यूट यानी किस संस्था से किए हुए हैं अपने कॉलेज का नाम यहां पर लिख देंगे। यहां पर बोर्ड में आप जो बोर्ड है डीएलएड का वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है। जैसे आप अपना रिजल्ट देखेंगे ओरिजिनल तो उस पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी लिखा हुआ है, तो आप यहां पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी लिखेंगे, या फिर इसी को हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज यूपी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। यहां पर आप अपना मार्क्स लिखेंगे, यहां पर फुल मार्क्स कितना था वो लिखेंगे और यहां पर प्रतिशत कन्वर्ट करके लिखेंगे। और यहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है अपलोड सर्टिफिकेट। तो देखिए यहां पर भी आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है, मार्कशीट नहीं मांगा गया है। तो अगर आप डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो आप तो इजीली अपलोड कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत उन अभ्यर्थियों का होगा जिनका कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट मिल चुका है तो फाइनल ईयर का या फिर फाइनल सेमेस्टर का आप अपना मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं अगर ओरिजिनल मिल चुका है तो। ऐसे अभ्यर्थी जिनको ना तो सर्टिफिकेट मिला है ना तो मार्कशीट मिला है तो वो अभ्यर्थी इंटरनेट से प्राप्त जो फाइनल सेमेस्टर का उनका रिजल्ट था वो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ काउंसलिंग के समय आप उसको प्रिंट आउट करा करके ले जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया? अगर आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं है या फिर बीएड कंप्लीट नहीं है तो यहां पर आप टिक करेंगे। जैसे मेरे
शिक्षक प्रशैक्षिक परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं स्व घोषणा करता हूं। यानी अगर आपका परीक्षा 31 अगस्त तक हो जाता है फाइनल ईयर का, तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं, अगर आपका डीएलएड या फिर बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है तो। उसके बाद से आपको देखिए 9वें नंबर पॉइंट में इंटर पोस्ट प्रायोरिटी पूछा जा रहा है। यहाँ पर चूंकि हमने केवल जो एलिजिबिलिटी देखा था वो सीटेट केवल चुना था। अगर आप एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 को भी टिक करेंगे तो जो कि आप प्राइमरी के साथ साथ माध्यमिक यानी 9, 10 और 11, 12 यानी उच्च माध्यमिक के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपका चयन होता है तो आप किसको प्रायोरिटी पर रखेंगे, किसमें आप अपना ज्वाइन करेंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। चूंकि हमने केवल अदर स्टेट होने की वजह से केवल प्राइमरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको यहां पर केवल एक ऑप्शन देना है, एक लिखना है। अगर आप बिहार से संबंधित हैं और एसटीटी को आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपके 3 विकल्प खुलेंगे, तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी में से किसमें आप ज्वाइन करेंगे, उसी क्रम में आपको नंबरिंग देना होगा। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए केवल एक ही ऑप्शन खुलेगा और इसमें आपको एक लिख करके नीचे जो आपको नेक्स्ट बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर मैं विशेष तौर पर बता दूं कि आप इसके लिए आवेदन जब करेंगे तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में जो वेबकैम होता है वो होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो इमेज होगा वो लाइव लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप फोटो को अपलोड करना है, लाइव इमेज लिया जाएगा, इसलिए वेबकैम मांगा गया है। अगर आप मोबाइल से अपलोड करना चाहते हैं या फिर मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो उस दौरान आपका जो सेल्फी वाला कैमरा होता है फ्रंट वाला, वो आपका काम करते रहना चाहिए। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है 10वें वाले विकल्प में, चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, यानी कि आपको अपना जो जिला है उसको प्रायोरिटी के हिसाब से चुनना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि ये जहां पर परीक्षा देने जाएंगे उसके लिए प्रायोरिटी है या फिर जहां पर हमारा सिलेक्शन होगा। तो यहां पर इसके बारे में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि ये परीक्षा के लिए भी हो सकता है और आपके चयन के बाद आपका हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के लिए भी हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो सिलेक्शन के लिए बाद जो आपका रिजल्ट घोषित होने के बाद से आपसे फिर से एक तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट मांगा जाता है जिलों का। तो हो सकता है बिहार में भी प्रायोरिटी लिस्ट बाद में मांगा जाए। तो आपको जहां पर परीक्षा देना है और जहां पर आपका चयन होना है, दोनों को आप सही से सोच समझ करके ही भरिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि इसमें किसको रखना है। तो आप तीनों जिलों में अपने हिसाब से जिले को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा मेरा हाथ और मोबाइल। यहाँ पर आप जब वेबकैम के सामने बैठेंगे या फिर अपने मोबाइल के सामने बैठेंगे तो यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगा, ठीक है। और वो लाइव कैमरा चल रहा है, इसी लाइव इमेज को आपको एक तरीके से आगे अपलोड करना होगा। कैसे करना है बाद में मैं बात करूँगा। उससे पहले आपको ध्यान से देखिए, ऊपर पूछा गया है मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल। तो आपको अपना मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर यहां पर डाल देना है और इशू डेट यहां पर डाल देना है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह प्रश्न था कि अब यूपी बोर्ड में या फिर कई बार सीबीएसई बोर्ड में जो मार्कशीट था और जो सर्टिफिकेट था वो एक ही में था, तो हम सर्टिफिकेट नंबर कौन सा डालें। तो देखिए आपके सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर करके मेंशन होता है, अगर नहीं है तो आप NA लिख सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में है तो मार्कशीट नंबर होता है उसे भी आप डाल सकते हैं और वहीं आपको प्रोड्यूस करना होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी। देखिए यहां पर कुछ भी आप डालते हैं वो आपको प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत रहिए कि मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर या फिर सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट नंबर डाल दिया है तो वो गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है, वो आपको प्रोड्यूस करना होगा काउंसलिंग के दौरान। जो भी आप डालेंगे वो प्रोड्यूस करना होगा, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। तो अगर आपके पे सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा अथवा NA कर दीजिएगा, और आपके रिजल्ट पर डेट मेंशन होता है तो इशू डेट में उसे डाल दीजिएगा। और अपलोड सर्टिफिकेट PDF बोला जा रहा है, तो यहां पर भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि आपको अपना सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट में आपका हाई स्कूल का अगर दोनों एक ही में है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर अलग अलग है तो आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि यहां पर मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूं आवेदन करते समय, तो कोई भी ऐसा डिटेल जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। आप अपने अनुसार बिल्कुल सही सही डेटा को भरेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके नीचे आपसे आपके शरीर पर कोई ऐसा पहचान मांगा जा रहा है जो कि आपके पहचान में सहूलियत हो, तो आप अपने शरीर पर इस प्रकार का कोई भी आइडेंटिटी यहां पर लिखेंगे, जैसे कोई कट मार्क हो, कोई तिल हो, या फिर कोई भी पहचान जिसके माध्यम से बाद में काउंसलिंग के दौरान आपको पहचाना जा सके। तो आप अपने शरीर पर इस प्रकार का कोई भी मार्क लिख देंगे, और अगर कोई भी मार्क नहीं है तो नो मार्क लिख करके आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग इमेज वाले सेक्शन में आ चुके हैं। यहां पर आपको इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। ये लाइव कैमरा चल रहा है, जो भी आप कैमरे के सामने बैठे रहेंगे उसका इमेज दिखेगा।
अब आपको यहां पर क्लिक करना है। देखिए ये ऊपर वाले लिंक पर क्या लिखा गया है, क्लिक हियर टू कैप्चर इमेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर इमेज कैप्चर होकर के आ गया, और जैसे ही कैप्चर होगा ये ग्रीन हो जाएगा और यहां पर आपका इमेज आ जाएगा। ठीक है, आप जो भी उसके सामने बैठे रहेंगे। उसके बाद से इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक टू अपलोड इमेज, तो इस वाले लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज होगा वो सक्सेसफुली अपलोड होने का पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाएगा, और ये वाला लिंक जो है वो भी हरा हो जाएगा, यानी कि आपका जो इमेज है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद से देखिए जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो दो प्रकार से करना है, और सिग्नेचर जो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे थे वो पीडीएफ में था, लेकिन इमेज आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहां पर आपको नीचे मैसेज भी दिख रहा होगा कि 15 केबी से कम होना चाहिए आपका इमेज। साथ ही साथ इसका विड्थ देख लीजिए, इसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो सिग्नेचर है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसके विड्थ और हाइट को जरूर देख लीजिएगा, और आपका जो सिग्नेचर का साइज है वो 15 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 15 केबी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला सिग्नेचर जो है वो अंग्रेजी में आपको करना है, तो यहाँ पर जो भी सिग्नेचर आप करेंगे अंग्रेजी में करेंगे, और दूसरा वाला जो सिग्नेचर है वो आपको हिंदी में करना है। और इसके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि 15 केबी से कम होना चाहिए और इसकी विड्थ और हाइट इतना होना चाहिए। आप एडजस्ट करेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा की कंडीशन में नहीं हो पाएगा। सारे डिटेल को मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा कि आपने ऊपर दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ लिया और उससे से सहमत हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको प्रीव्यू का बटन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने पूरे फॉर्म को देख सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है सबमिट एप्लीकेशन, तो इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल्ली। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फ्यूचर के लिए संभाल करके रखिएगा। अगर आपने अभी तक फी पेमेंट नहीं किया है और आवेदन कंप्लीट कर लिया है, फी पेमेंट करने से पहले आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जब आप पुनः लॉगिन होंगे तो यहां पर दो लिंक दिखेगा, पहला फी पेमेंट का और दूसरा करेक्शन करने का। यहां पर देखिए टोटल आपको 5 मौके दिए गए हैं अटेम्प्ट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, और अभी देखिए 5 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट लेफ्ट, यानी 5 अटेम्प्ट यहां पर बचे हुए हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और जिस भी फील्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इस लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए ये पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, और इसमें आप जिस भी फील्ड में करेक्शन करना चाहते हैं उस फील्ड में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से आप अपने सभी फील्ड्स को देख लेंगे और जिस भी फील्ड में करेक्शन करना होगा कर लेंगे, और उसके बाद से पुनः आप उस पेज पर आएंगे। पुनः उसी पेज पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर पेमेंट। अब आपने सभी डिटेल को देख लिया, करेक्शन भी कर लिया, अगर कुछ ज़रूरत है तो उसको करेक्शन भी कर लिया। अब अगर आपने फी पेमेंट कर दिया तो करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फी पेमेंट करने के बाद भी करेक्शन करना चाहते हैं तो पुनः उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी से आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं, इस पहले वाले एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए। और जब दोबारा आवेदन करेंगे तो आपको पुनः फीस पेमेंट फिर से करना होगा, और जो पहला वाला आपने कैंसिल किया है वो आपका फीस वापस नहीं होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। तो फी पेमेंट करने के लिए आपको दिए गए इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर देगा, जिसमें आपसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर करेंगे ये आपको एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, जिसमें आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से जिस भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, उसके डिटेल को फिल करेंगे और आप अपना पेमेंट कंफर्म कर देंगे। पेमेंट होने के बाद से आपका जो लिंक है, जो आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद से जो लिंक है डाउनलोड करने का, वो एक्टिव हो जाएगा, और अपने फाइनल जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करके फ्यूचर यूज के लिए जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ में। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप बिहार में होने वाली 1,70,461 पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक पॉइंट आपको समझाने के लिए। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।